जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, साइंस का यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को और मजबूत करने वाला है। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर साइंस में अच्छे नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, यह कूल्हे क्षेत्र में स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना और चलने दौड़ने में सहायता करना है, या बैठने से खड़े होने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो साल्टोरियस जो है शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, बाइसेप्स जो है हाथ की मांसपेशी है, और ट्राइसेप्स जो है भुजा के पीछे स्थित मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो सबसे छोटी मांसपेशी जो है कान के पास होती है, स्टेपिडियस होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या भी ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत है, लीवर है यानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में फ्लोएम किन दिशाओं में भोजन का परिवहन करता है। आपसे पूछा है कि पौधों में फ्लोएम जो है किन दिशाओं में भोजन का परिवहन करता है। तो भोजन में जो परिवहन करता है वह आपका फ्लोएम करता है। आपसे यहां पूछा एग्जामिनर ने कि किन दिशाओं में भोजन का परिवहन करता है, यह आपसे पूछा। इंपॉर्टेंट बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपी से किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों दिशाओं में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों दिशाओं में। फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है, या भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम में परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम केवल ऊपर की दिशा में जल का परिवहन करता है। जाइलम जो है जल एवं खनिज परिवहन करता है, फ्लोएम जो है भोजन परिवहन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका के किस अंग को कोशिका की रसोई कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका के किस अंग को कोशिका की रसोई कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई कहा जाता है। यहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, या सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है या पावर हाउस कहलाता है। गलाजी काय जो पैकेजिंग कार्य करता है, लाइसोसोम पाचन संबंधी कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। आपसे पूछा है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष जो है उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। रेटिना के आगे यहां मायोपिया में होता है। मायोपिया में अवतल लेंस का उपयोग होता है और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया माने कि निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया माने दूरदृष्टि दोष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 1 के तत्वों को अल्काइल मेटल्स कहा जाता है। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि शामिल हैं। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्षार यानी कि अल्काइल बनाती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अक्रिय गैसें ग्रुप 18 में होती हैं। हैलोजन ग्रुप 17 के तत्व हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
क्षारीय धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है या कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। गाल्जी का पदार्थों का पैकेजिंग कार्य करता है। लाइसोसोम पाचन संबंधी कार्य करता है। एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को सुसाइडिकल बैग नहीं कहते, वह लाइसोसोम है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका उपयोग कपड़ों और कागज को सफेद करने में किया जाता है। जल शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का मुख्य घटक है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहलाता है और मैग्नीशियम ऑक्सीसाइड या एक क्षारीय ऑक्साइड है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन गैस को शुष्क बुझा चूना पर प्रभावित करके किया जाता है। यह तीव्र गंध वाला सफेद चूर्ण होता है। क्लोरीनीकरण में इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन B3 जिसे नियासिन भी बोलते हैं। पूछा है आपसे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि विटामिन B3 जिसे नियासिन भी बोलते हैं, आपसे पूछा है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेलाग्रा रोग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा के मुख्य लक्षण डर्मेटाइटिस, डायरिया और डर्मेसिया होता है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। बाकी बात करें तो बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी नमक रोग होता है। स्कर्वी जो है विटामिन C कमी से होता है और रिकेटस जो है विटामिन D कमी से होता है। विटामिन B3 के स्रोत जो है मांस, मछली, मूंगफली और अनाज है। नियासिन शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा सबसे तेजी से होता है। आपसे पूछा है कि गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा सबसे तेजी से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी संवहन। संवहन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः संवहन द्वारा होता है। संवहन में गर्म कण ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आते हैं। वायुमंडल में हवा का चलना और बादलों का बनना संवहन के कारण होता है। गैसों में चालन बहुत धीमा होता है। चालन जो है मुख्यतः ठोस पदार्थों में प्रभावी होता है। विकिरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। अब अगर पूछा जाए कि ऊष्मा संचरण किन विधियों के द्वारा होता है तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। समुद्री एवं थल समीर संवहन के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 2 की धातुओं को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 2 की धातुओं को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षारीय मृदा धातुएं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 2 के तत्वों को एल्काइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि शामिल है। ये ग्रुप 1 की धातुओं से कम अभिक्रियाशील होते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो हैलोजन ग्रुप 17 के तत्व हैं। अक्रिय गैस ग्रुप 18 के तत्व हैं। संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक तत्व होते हैं। कैल्शियम मानव हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिलीन। एसिटिलीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए सामान्यतः एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। यह गैस कैल्शियम कार्बाइड से उत्पन्न होती है।
कृत्रिम पकाने से फलों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक रूप से फल पकाने में एथिलीन गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मीथेन जो है ईंधन गैस है, ईथेन जो है फल पकाने में प्रयोग नहीं होता। प्रोपेन एलपीजी का मुख्य घटक है। एथिलीन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। कैल्शियम कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है ताकि जंग ना लगे। आपसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है ताकि जंग ना लगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से क्रोमियम और निकिल मिलाए जाते हैं। क्रोमियम जंग से बचाने में मदद करता है या मिश्र धातु मजबूत और चमकदार होती है। इसका उपयोग बर्तन, मशीनें और चिकित्सा उपकरण बनाने में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो तांबा और जस्ता पीतल बनाते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम अलग मिश्र धातु हैं। क्रोमियम की पतली परत धातु को जंग से बचाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण स्थित होते हैं। आपसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण स्थित होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक ही परमाणु संख्या होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन B7 जिसे बायोटीन बोलते हैं की कमी से मुख्य रूप से कौन सी समस्या होती है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालों का झड़ना और त्वचा रोग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। इसकी कमी से बाल झड़ना और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बायोटीन बाल और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बायोटीन के स्वास्थ्य स्रोत कौन कौन से, तो अंडा, दूध, केला, मेवे। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है या एड्रेनोलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। एड्रेनोलिन शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती है। अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है। एड्रिनल ग्रंथि गुर्दों के ऊपर स्थित होता है। तनाव की स्थिति में हृदय गति बढ़ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का पीएच मान कितना होता है जो इसे हल्की क्षारीय प्रकृति देता है। आपसे पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है जो इसे हल्की क्षारीय प्रकृति देता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4 होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग 7.4 होता है या रक्त को हल्की क्षारीय प्रकृति देता है। पीएच में बहुत अधिक परिवर्तन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। रक्त का पीएच शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक होता है। 7 से कम अम्लीय होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल कहाँ स्थित होती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल कहाँ स्थित होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़े में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंडिबल मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है या निचले जबड़े में स्थित होती है या भोजन चबाने और बोलने में सहायता करती है या चेहरे की एकमात्र चलायमान हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है। अगर यहीं से आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, ये कान के पास होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस समय और किस अंग से होती है। आपसे पूछा कि पौधों में बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस समय और किस अंग में होती है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रात या भोर में पत्तियों के सिरों से।
बिंद स्त्राव वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे पानी की बूंदें बाहर निकालते हैं या मुख्यतः रात या सुबह के समय होती हैं। पानी पत्तियों के सिरों पर स्थित हाइड्रोथोडेस से निकलता है। यह प्रक्रिया जड़ दाब के कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन और जो है बिंदु स्त्राव अलग अलग प्रक्रिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिंदु स्त्राव में पानी तरल रूप से बाहर निकलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इन्फ्लुएंजा रोग किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से फैलता है। आपसे पूछा है कि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू रोग किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से फैलता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस यानी कि विषाणु से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा एक वायरल रोग है, यह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। यह रोग छींकने, खांसने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में फैलता है। फ्लू मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। बाकी बात करें, फ्लू वैक्सीन प्रतिवर्ष लगाया जाता है इसके निवारण के लिए। वायरस जीवित कोशिका से बाहर सक्रिय नहीं रहते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जरा दूरदृष्टिता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि जरा दूरदृष्टिता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईफोकस लेंस। बाईफोकस लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जरा दूरदृष्टिता वृद्धावस्था में होने वाला दृष्टि दोष है। इसमें आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस में दो प्रकार के लेंस जुड़े होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अवतल लेंस मायोपिया में प्रयोग होता है, उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया में उपयोग होती है। जरा दूरदृष्टिता जो है सामान्यतः बढ़ती उम्र में होती। आंख की लेंस मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, याद रखिए रोज की छोटी छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ा सिलेक्शन दिलाती है। मिलते हैं अगले और भी खतरनाक साइंस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।